नमस्कार दोस्तों वैसे तो ईरान वॉर की वजह से पूरे दुनिया के ऊपर असर हुआ है। भारत के ऊपर भी हुआ है, बहुत से देशों के ऊपर, किसी पर ज़्यादा किसी पर कम। लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरे स्थिति में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका बयान आया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि 2 साल पीछे चला गया है पाकिस्तान। तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम थी, ईरान वॉर स्पेसिफिकली पाकिस्तान को कैसे इंपैक्ट किया, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप स्किल कोर्स लेना चाहते हैं, एआई का जमाना है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने वीडियो के एंड में दी है, वहां पर आप देख सकते हो। अब देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यह कहना है कि जो ईरान वॉर इस समय चल रहा है, जिसमें यूएस, इजराइल, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवर्स नियरली 2 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। मतलब पिछले 2 साल से जो भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो पूरा खो चुका है पाकिस्तान। इट हैज ट्रिगर्ड अ शार्प एक्सटर्नल एंड फिजिकल क्राइसिस पाकिस्तान में एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट बिल। ऑयल इंपोर्ट बिल तो बढ़ ही रहा है, तो हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ये मुश्किल है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वीकली ऑयल इंपोर्ट का कॉस्ट अगर आप देखोगे ना पाकिस्तान का, $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन हो गया, विच इज ह्यूज। ये कोई छोटा मोटा फ्लक्चुएशन नहीं है, ये सिस्टमिक शॉक है एक फ्रजाइल इकोनॉमी के लिए। ऑलरेडी इकोनॉमी प्रॉब्लम से चल रही थी और यहां पर एक बड़ा शॉक यहां पर पाकिस्तान को फिर से लगा है। अच्छा, इसके पीछे का एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ये जो ईरान वॉर है वो इकोनॉमिकली क्यों इतना मैटर करता है। एक तो स्टेट ऑफ होर्मुज के बारे में तो आप सब जान ही रहे हैं कि वहां से ऑयल वगैरह पास होना चाहिए था, सही से चीजें होती, लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं, ब्लॉकेड लगा हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। और इसी की वजह से ऑयल के जो प्राइसेस बढ़े हैं ना, इनफैक्ट अभी तो $100 पर बैरल की हम बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, कल से यहां पर एकदम अचानक से बड़ी तेजी आई है। आप देख सकते हो $100 पर बैरल से ये अचानक से बढ़कर $125 पर बैरल हो गया। मतलब पिछले 3-4 वर्षों में अपने हाईएस्ट लेवल पर चला गया है। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, उस समय हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तो मतलब अभी ये ईरान वॉर के दौरान ये सबसे हाईएस्ट लेवल पर चला गया है। तो आप सोच के देखिए इसकी वजह से और कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये ऑयल प्राइस शॉक जो है ना, ये बहुत बड़ा घातक है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान स्पेसिफिकली क्यों इतना हिट हुआ है, इसको समझिए। एक तो पाकिस्तान का इंपोर्ट, मतलब पाकिस्तान 85 to 90% ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जैसे भारत भी है। लेकिन भारत की इकोनॉमी रिजिलियंट है, हम चीज़ों को झेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हम हर दिन कुछ ना कुछ देखते हैं, वीडियोस में आता है, हम देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन उसको झेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी उसमें दिक्कतें चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, और हर $10 जब बढ़ता है ऑयल का प्राइस पर बैरल, तो इंपोर्ट बिल मैसिव तरीके से इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान के, एक्सचेंज रिजर्व है ही नहीं वहां पर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम खत्म होने के कगार पर, एक्सटर्नल डेट बहुत हाई है, ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब वो और शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, और इसका चेन रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। मान लीजिए ऑयल का प्राइस बढ़ा ईरान वॉर की वजह से, तो इंपोर्ट बिल सर्ज हुआ, इसकी वजह से मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो मतलब आपको डॉलर में पेमेंट करना है ना, आप इंपोर्ट करा रहे हो ज्यादा, तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जब आपके पास डॉलर ही नहीं है, तो आप पेमेंट कैसे कर पाओगे। और अल्टीमेटली इसकी वजह से करेंसी डिप्रिशिएट होता है, यहां पर जो पाकिस्तानी रुपये है वो और नीचे जाता है, और ये सारी जो चीजें होती हैं, इसको हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। मतलब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज, ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस इंक्रीज, और अल्टीमेटली फूड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। और जब ये सारे इन्फ्लेशन आता है, तो आप क्या देखते हो इकोनॉमी के अंदर, जब भी जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, हर 2 महीने पर बैठती है, तो इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान में यही चीज होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मतलब अगेन ग्रोथ के ऊपर असर आएगा। ग्रोथ ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रही थी, अब यहां पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, कंजम्पशन भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। तो इसको क्लासिक स्टैगफ्लेशन सिनेरियो कहते हैं, कि ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है और इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ते जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अगर, तो ग्रोथ भी आपकी बढ़नी चाहिए ना अच्छी खासी, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है। इसको हम स्टैगफ्लेशन सिनेरियो कहते हैं। इनफैक्ट इसके अगर हम सेक्टर वाइज इंपैक्ट देखें, तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर काफी असर आता है। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉस्ट इंक्रीज होना, फूड इन्फ्लेशन आना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंपैक्ट आता है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन के कॉस्ट भी तो बढ़ेंगे, और जो कई सारी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आउटपुट को कम करेंगी, क्योंकि उनका सामान नहीं बिकेगा इन्फ्लेशन होने की वजह से। और एम्प्लॉयमेंट पर तो असर आएगा, जब इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में जाएंगी तो नौकरी कौन देगा, और अल्टीमेटली इसका असर ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलता है।
इनफैक्ट आपको याद हो तो अभी जस्ट 10 दिन पहली खबर आई थी दैट पाकिस्तान गोज डार्क एज गल्फ वॉर ट्रिगर्स ब्लैकआउट्स, गैस शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक स्ट्रेन। हुआ क्या है कि यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है पाकिस्तान में लोगों को, और वो ब्लैकआउट जैसा सिचुएशन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन आज के डेट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। 1 घंटा भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो बहुत बड़ी मुसीबत आती है। तो पाकिस्तान में ये जो ब्लैकआउट की बात कही जा रही है, तो इसमें 4 घंटा 8-8 घंटा बिजली नहीं होना, ये तो 10 दिन पहले से चीजें चल रही थी। आई डोंट नो अभी क्या सिचुएशन है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो एलएनजी बेस्ड पावर जनरेशन है वो कोलैप्स हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो वो हेविली डिपेंडेंट है एलएनजी इंपोर्ट से। जैसे कि आप देख सकते हो कतर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो यहां पर कार्गो वगैरह आ नहीं पा रहा था कतर से, और कतर में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, आपने देखा होगा एलएनजी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो एलएनजी पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर 6000 मेगावाट की कैपेसिटी है, वहां पर 600 मेगावाट भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। ये सिचुएशन हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गैप काफी वाइड हो गया, और ऑयल सप्लाई में डिसरप्शन तो चल ही रहा है। यहां पर 85-90% ऑयल मंगाते हैं, ऑयल फायर्ड जो प्लांट होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ऑयल के थ्रू, तो वो एक्सपेंसिव हो गया, और एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड प्लांट है, मतलब जहां पर ऑयल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो आपका बंद होने लग गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाया। और जो हाइड्रो पावर कंट्रीब्यूशन होता है, जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो अभी वो बरसात वाला सीजन तो आया नहीं है, तो कई जगह सूखा पड़ रखा है। पानी कम होने की वजह से अगेन वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो हो नहीं पा रहा है, और अल्टीमेटली इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अर्बन एरियाज में 4 से 6 घंटा हर दिन पावर कट, रूरल एरियाज में 8 घंटे से ज्यादा पावर कट। तो ये कोई रूटीन लोड शेडिंग तो है नहीं, ये क्राइसिस लेवल जो पावर कोलैप्स कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, ये पावर तो छोड़ दीजिए, गैस की शॉर्टेजेस पाकिस्तान में, गैस अगर हम देखें तो कुकिंग के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अब हो क्या रहा है कि गैस प्रेशर काफ़ी कम आ रहा है, और गैस प्रेशर कम होने की वजह से सप्लाई कट, जो सरकार है वो कमर्शियल से हाउस होल्ड्स की तरफ यहाँ पर प्रायोरिटाइज करी। जैसे भारत में भी अभी पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि सरकार ने कहा था जो कमर्शियल एलपीजी है उसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटाइज करके हम हाउस होल्ड्स के लिए रखेंगे ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। तो वहाँ पर भी ये चीज़ हो रहा है। इनफैक्ट सिचुएशन पाकिस्तान में ये तक हो गई कि प्लास्टिक बैग्स के अंदर लोगों को गैस भरना पड़ा। यहाँ पर सिस्टमिक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है ये 2 साल का प्रोग्रेस की हम बात कर रहे थे ना, उसका मतलब क्या है? वॉर के पहले अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत कोशिश हो रही थी, जो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज वगैरह मिला था, तो इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा था, करेंसी रिलेटिवली कंट्रोल हो रही थी, आईएमएफ बैक्ड रिफॉर्म्स चल रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन वॉर आने की वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया, इन्फ्लेशन वापस से ऊपर 35-40%, डेफिसिट जो है और ज़्यादा बढ़ गया, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस वीक हो गया। तो इसका मतलब यही है कि जो स्टेबलाइजेशन था वो पिछले 2 साल पुराना चला गया, पाकिस्तान का प्रॉब्लम में आ गए। अच्छा, यहाँ पर जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान फिर मदद कहाँ से ले रहा है, एक्सटर्नल सपोर्ट सबसे ज़्यादा मदद इस समय सऊदी अरब कर रहा है। फाइनेंशियल एड हो गया, डेफर्ड ऑयल पेमेंट हो गया। स्पेशली आपको याद होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पर कोई भी मुसीबत होगी तो पाकिस्तान हेल्प करेगा। तो उसी केस में यहाँ पर सऊदी अरब ने भी अच्छा खासा अभी फाइनेंशियल एड वगैरह दिया है। और आईएमएफ का जहां तक सवाल है तो बेल आउट पैकेजेस वगैरह समय समय पर मिलते रहते हैं, लेकिन अगेन उन सारे रूल्स को, नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस ऑयल क्राइसिस की वजह से और प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान को, तो वो उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ है वो काफ़ी क्लोज चले गए हैं ट्रम्प के, और आईएमएफ में ज़्यादातर चीज़ें वही होती हैं जो यूएस कहता है। तो अल्टीमेटली अगर बेल आउट पैकेज मिलना है, यूएस हाँ बोल देगा तो उसको बेल आउट पैकेज मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूएई इन्होंने बड़ा शॉक दिया है पाकिस्तान को। पहले पाकिस्तान से अपना $1 बिलियन की डिमांड की थी यूएई ने, उसके बाद $2.4 बिलियन की कर दी, तो टोटल मिलाकर $3.45 बिलियन, जो पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं था पे करने के, लेकिन यहां पर उसको पे करना पड़ा। और मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर मदद चाइना, सऊदी अरब इनकी तरफ से किया गया, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई में भी जो रिलेशंस है वो कोई बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं। और अल्टीमेटली यूएई भी यही चाहता था कि वो अपना यहां से पैसा निकालकर भारत की तरफ इन्वेस्ट करे। अच्छा, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसी की वजह से पाकिस्तान सोच रहा था कि हम मीडिएशन कराएंगे, यूएस और ईरान का जो वॉर है उसको खत्म कराएंगे, तो उसका थोड़ा सा एक बढ़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, पाकिस्तान भी एक देश है, उसको भी कुछ पैसा
मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी चल रही थी पाकिस्तान की, लेकिन वो भी कितना हद तक सक्सेसफुल होती है अभी आप कह नहीं सकते हो। यहाँ पर इनफैक्ट ये सब तक खबर आ रही थी कि जो डेलीगेशन आया था पाकिस्तान के होटल में, सेरेना होटल में जो रुका था, ईरान का डेलीगेशन, यूएस का डेलीगेशन, उस होटल का बिल पेमेंट तक पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पाई, और उसके बचाव में यहाँ पर होटल के मालिक को आना पड़ा, बोलना पड़ा कि ये हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है। आई होप कि क्योंकि अब ये स्टेटमेंट अल्टीमेटली खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में डिटेल से बता देता हूं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा लोग अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह क्लियर प्रूफ है कि सही गाइडेंस मिल जाए तो सिलेक्शन जरूर होता है। और यहाँ नाम आता है स्टडी IQ स्किल कोर्सेज पावर्ड बाय कैरियर 24/7 का। हम स्पेशली उन जॉब्स पर फोकस करते हैं जिनकी डिमांड आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आज के टाइम में जॉब कौन सी जगह पर है। डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ज्यादातर जॉब्स यहीं आ रही हैं। स्टडी IQ इन्हीं फील्ड्स के लिए ऐसे कोर्सेज देता है जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। चाहे आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लीजिए, डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स का, यहाँ गोल सिंपल है, आपको जॉब रेडी बनाना। अगर आप अपना कोर्स ऑनेस्टली कंप्लीट करते हो, प्रॉपर अटेंडेंस रखते हो, तो स्टडी IQ स्किल्स पावर्ड बाय कैरियर 24/7 एंश्योर करेगा कि आपको मिनिमम 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज तो जरूर मिले। मतलब आपको 3 रियल चांसेस तो बिल्कुल मिले, ताकि आप डायरेक्टली कंपनीज के सामने अपने स्किल शो कर सकें। और यही चीज आपके सिलेक्शन चांसेस को काफी बढ़ा देती है। इन कोर्सेज में आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेशन तो मिलता ही है, जो आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बना देता है। साथ ही हम यह भी कोशिश करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए और आपका करियर स्टार्ट हो जाए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए तो उसके बाद करियर में प्रोग्रेस होती ही रहती है। और यहाँ आपको स्टार्ट करना भी सिंपल है, बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। जो डिटेल यहाँ दिख रही है, इसमें अपना नाम, ईमेल ID, नंबर फिल करिए और डिस्काउंट कोड यूज करिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। इसके बाद स्टडी IQ की टीम आपको कॉल करेगी, आपको गोल समझाएगी और सजेस्ट करेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए सीरियस हो तो अब वेट मत करिए, आपकी अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट करिए। हम इंश्योर करते हैं कि आपको स्टडी IQ न्यू एज जॉब के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।